प्रिय विद्यार्थियों, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के बीए ऑनर्स पार्ट 3 भूगोल के पाठ्यक्रम में 11th पेपर के रूप में फाउंडेशंस ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी नाम से प्रश्न पत्र है। आज हम इस प्रश्न पत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कृषि भूगोल, अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति। कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत कृषि कार्य से संबंधित भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल में कृषि और भूगोल दो शब्द हैं। हम इसके अर्थ, परिभाषा और प्रकृति की चर्चा करें, उससे पहले हमें इन दोनों शब्दों को समझना होगा। कृषि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की कृष धातु से हुई है, जिसका अर्थ जोतना। कृषि का अंग्रेजी पर्याय है एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर शब्द की रचना लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्रे अर्थात भूमि और कल्ट्रा अर्थात कल्टीवेशन या खेत जोतना, खेत को उन्नत बनाना से हुई है। इस आधार पर कृषि का अर्थ हुआ खेत की जुताई करना, फसल का उत्पादन करना। लेकिन कृषि शब्द के अर्थ को लेकर के विद्वानों में मतैक्य नहीं है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसका अर्थ कमोबेश कुछ भिन्न लिया है। हम खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट में जो कृषि का अर्थ दिया गया है, यदि उसकी बात करें तो इसमें लिखा है फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थायी घास के मैदान, रेंज के अलावा अन्य चारागाह भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कृषि का अर्थ बतलाते हुए इसमें जुताई, संग्रहण और पशुपालन को शामिल किया गया है। कुछ विद्वानों ने आखेट और वनोत्पादन, उनके संग्रहण को कृषि में शामिल किया है, तो कुछ विद्वानों ने आखेट और संग्रहण को कृषि से अलग रखा है। जिम्बरमैन एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने कृषि के अंतर्गत भूमि से जुड़े हुए सभी मानवीय कार्यों को, जैसे खेत का निर्माण, जुताई, बुआई, फसल उगाना, सिंचाई, मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य जीवों के पालन को शामिल किया है। इसी प्रकार से ग्रिग्स महोदय फसलें पैदा करने हेतु खेतों की जुताई, बुआई के कार्य को कृषि के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो कुल मिलाकर के कृषि कार्य को लेकर के अर्थ की भिन्नता पाई जाती है विभिन्न विद्वानों, विभिन्न लोगों के मध्य। यदि इन सब का अध्ययन करने के बाद हम सार रूप में इसके अर्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि कृषि का अर्थ बड़ा व्यापक है। इसके अंतर्गत मोटे तौर पर खेत निर्माण, खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई जिसमें खरपतवार का निष्कासन होता है, गुड़ाई, फसल की कटाई, अनाज और भूसे का पृथक्करण, संग्रहण आदि क्रियाओं के साथ पशुपालन भी शामिल है। लेकिन यहाँ पशुपालन वह पशुपालन है जो कि फसलोत्पादन में किसी न किसी प्रकार सहयोग करता है। तो इस तरह से कृषि से संबंधित जो सामग्री हमें प्राप्त होती है कृषि क्रिया से, उसमें 3 तरह की सामग्री होती है: खाद्य सामग्री, चारा और कृषि उद्योगों हेतु कच्चा माल। कृषि शब्द का अर्थ जानने के बाद हम भूगोल क्या है इस पर भी थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। भूगोल वास्तव में पृथ्वी तल का विज्ञान है। इसमें स्थान और उसके विविध लक्षणों, वितरणों, स्थानिक संबंधों का मानवीय संसार के रूप में अध्ययन होता है। भूगोल में हम क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न भौगोलिक जो तथ्य हैं उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। उनके कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं।
इस तरह से यदि हम कृषि और भूगोल दोनों के अर्थ को जानने के बाद यदि हम कृषि भूगोल पर बात करें तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कृषि भूगोल के अंतर्गत फसलोत्पादन, पशुपालन इत्यादि के विविध लक्षणों, उनके वितरणों, उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल को परिभाषित करने के लिए अनेक विद्वानों ने समय समय पर अपनी परिभाषाएं दी हैं। रीड्स महोदय ने बताया, कृषि भूगोल कृषि की विशेषताओं की क्षेत्रीय विविधता का वर्णन और व्याख्या करता है। अर्थात जो हमारी कृषि की विशेषताएं हैं उनमें क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं, उन विविधताओं का वर्णन करता है, क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं, और उनकी व्याख्या करता है कि ये विविधताएं क्यों पाई जाती हैं, उसके पीछे जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। बेनेहे नाम के विद्वान ने कहा है, आर्थिक भूगोल की वह शाखा जिसमें कृषि परिघटनाओं जैसे कृषि की पद्धतियों, फसलों का स्थानिक वितरण का अध्ययन होता है तथा इस वितरण की व्याख्या भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न कारकों की अंतरक्रिया के रूप में करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में कृषि भूगोल के अंतर्गत फसलोत्पादन, पशुपालन से जुड़ी समस्त क्रियाओं, प्रक्रियाओं, उनके विविध लक्षणों, वितरणों, स्थानिक प्रतिरूपों का विश्लेषण और व्याख्या वहाँ के भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाता है। साथ ही कृषि विकास के माध्यम से आर्थिक विकास की आयोजना निर्माण, उसके क्रियान्वयन के लिए सुझाव देना भी कृषि भूगोल का एक उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कृषि भूगोल की प्रकृति की। कृषि भूगोल आज आर्थिक भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हुआ है। कुछ विद्वान इसे आर्थिक भूगोल की शाखा न मान करके स्वतंत्र रूप से भूगोल की एक शाखा के रूप में भी मानते हैं, लेकिन हमारी राय में यह आर्थिक भूगोल की एक शाखा के रूप में ही इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो कृषि कार्य है वो एक आर्थिक कार्य है और आर्थिक कार्य के अंतर्गत जो भौगोलिक अध्ययन किए जाते हैं वो आर्थिक भूगोल में आते हैं। और आर्थिक भूगोल की आगे चल करके अनेक चूंकि क्रियाएं हैं तो विभिन्न क्रियाओं से संबंधित अनेक शाखाओं का विकास भूगोल में हो गया है, उसी के अंतर्गत कृषि भूगोल का विकास हुआ है। तो इसलिए कृषि भूगोल को आर्थिक भूगोल की एक शाखा के रूप में ही देखा जाना मुझे लगता है ज़्यादा समीचीन होगा। कृषि भूगोल का विकास यकायक नहीं हुआ, अचानक होता भी नहीं है किसी विषय का विकास। प्रारंभिक दिनों में कृषि भूगोल के अंतर्गत अध्ययन इसका किया जाता रहा। कालांतर में धीरे धीरे इसके विषय का विकास होता गया, विषय क्षेत्र विकसित होता गया और उस विषय क्षेत्र के विकसित होने के साथ एक स्वतंत्र शाखा के रूप में यह उभर करके आया। वास्तव में अपने जन्म से लेकर और अब तक कृषि भूगोल ने अपने विषय क्षेत्र को लेकर बहुत विकास किया है। इसमें इसके विषय क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ गया है, विषय क्षेत्र का बड़ा विस्तार हुआ है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसकी प्रकृति विकासशील प्रकृति है, विकासशील प्रकृति वाला विषय है। तो इसकी जो प्रकृति है उसकी पहली विशेषता के तौर पे हम ये अंडरलाइन करना चाहेंगे कि इसकी प्रकृति विकासशील है। कृषि भूगोल में प्रारंभ में खेत तैयार करने के तरीके, किन क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कृषि की पद्धतियाँ क्या क्या हैं, कृषक के औजार कौन कौन से हैं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।
साथ में धीरे धीरे इस बात पर भी जोर दिया जाने लगा कि कृषि फसलों, पशुपालन के क्षेत्रीय विविधता के कारण क्या है। उन्होंने खोजना जारी रखा और इनके कारणों को खोजा। कृषि पर जो पर्यावरण के प्रभाव हैं उनका अध्ययन होने लगा। भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं जो कि कृषि कार्य को प्रभावित करते हैं। भौतिक पर्यावरण के कौन कौन से तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन से तत्व कम महत्वपूर्ण हैं। कब कौन से तत्व ज़्यादा प्रभावित होता है, इन सब बातों के ऊपर अध्ययन होने लगे। साथ ही सांस्कृतिक पर्यावरण के भी उन तत्वों का अध्ययन किया जाने लगा कृषि भूगोल के अंतर्गत, जो कि हमारी कृषि के उत्पादन, वितरण, इसकी पद्धतियों, इसके उपकरणों आदि को प्रभावित करते हैं। कृषि भूगोल में जब और अधिक अध्ययन होने लगे, ज़्यादा इसमें विकास की ओर जब विषय बढ़ने लगा, तो इसमें सिद्धांत निर्माण और मॉडल निर्माण होने लगे। वान थ्यूनेन महोदय ने अपना एक मॉडल दिया। वान थ्यूनेन महोदय ने कृषि के विकास के लिए अपना मॉडल दिया। इसी तरीके से दूसरे अनेक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने इसके विकास में अपना योगदान दिया। सिद्धांत निर्माण, मॉडल निर्माण के अलावा वर्तमान में कृषि भूगोलवेत्ता इस बात पर भी ध्यान देता है कि कृषि कार्य के अंतर्गत हम इस बात का भी अध्ययन करें कि कृषि का जो कार्य है वो हमारे संबंधित क्षेत्र के आर्थिक विकास में कितना मददगार हो रहा है और क्या वह जितना मददगार हो सकता है, अर्थात वहाँ की भूमि की जितनी क्षमता है, उस भूमि की क्षमता के अनुरूप वहाँ की जनसंख्या का जो स्तर है, वहाँ का जो तकनीकी स्तर है, जनसंख्या की जो सघनता है, क्या उसके अनुरूप वहाँ पर उत्पादन हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो वे कौन से कारण हैं जिनके कारण से उत्पादन कम हो रहा है। तो इन बातों के ऊपर अध्ययन होने लगा और इससे एक बात निकल करके आई कि कृषि भूगोल हमारे आर्थिक विकास में बहुत बड़ा मददगार हो सकता है। आर्थिक विकास हेतु जो योजनाओं का निर्माण होता है उसमें बहुत बड़ा मददगार हो सकता है। तो वर्तमान में यह विषय आयोजना के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। क्षेत्रीय विकास हेतु योजनाएं बनाने में, प्रादेशिक विकास की योजनाएं बनाने में कृषि भूगोल का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह से यह विषय जहां एक वितरण के विज्ञान, वितरण के विषय से आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ और ये योजना निर्माण तक पहुंच गया है, तो इसके मायने हैं कि कृषि भूगोल की प्रकृति विकासशील है। इसकी प्रकृति का दूसरा पक्ष है वैज्ञानिकता। कृषि भूगोल की प्रकृति वैज्ञानिक है। इस विषय की प्रकृति वैज्ञानिक है, यह इस बात से प्रमाणित होती है कि यहाँ जो अध्ययन होता है वो तार्किक होता है, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने वाला अध्ययन होता है। इस विषय में हम ये देखते हैं कि अमुक क्षेत्र में जो विशेष फसल का उत्पादन हो रहा है या विशेष पशुओं को पाला जा रहा है, वह क्यों है? वह वहाँ के पर्यावरण की उपज है। वो पर्यावरण भौतिक पर्यावरण हो सकता है या सांस्कृतिक पर्यावरण हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कार्य के पीछे जो कारण है उस कारण की खोज करता है और उस कारण को खोजने में लॉजिक का सहारा लेता है, तर्क का सहारा लेता है। बिना तर्क के कृषि भूगोल में काम होता नहीं है। अपने अध्ययन में पूर्ण रूप से वो तार्किक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कृषि भूगोल की प्रकृति तार्किक होने, कार्य कारण के संबंधों की खोज करने के कारण, अंतर संबंधों का अध्ययन करने के कारण वैज्ञानिक प्रकृति वाली है। इसकी जो प्रकृति है
उसका तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है मानव कल्याणकारी होना। कृषि भूगोल की जो प्रकृति है वो मानव के कल्याण के लिए अध्ययन करती है। मानव के कल्याण के लिए कृषि भूगोल निरंतर प्रयासरत रहता है। कृषि कार्य क्यों किया जा रहा है, कृषि का जो फसल प्रतिरूप है वो क्यों विकसित हुआ है, और जो विकसित हुआ है वो क्या वहाँ के मानव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यदि उपयुक्त नहीं है, उससे बेहतर कोई और स्थिति हो सकती है, तो वह क्या हो सकती है, और वह स्थिति उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा, किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी। उस स्थिति को अधिकतम उपयोगिता हमारी भूमि की हो, अधिकतम उपयोगिता वहाँ के श्रम की हो, अधिकतम उपयोगिता वहाँ उपलब्ध जो तकनीकी ज्ञान है उसकी हो, और यदि तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता में कमी है, श्रम में कमी है, तो क्या हम बाहर से इन चीज़ों को लाकर उस क्षेत्र में इनपुट के तौर पर डाल सकते हैं, जिससे कि वहाँ का कृषि उत्पादन और अधिक बढ़ जाए, अधिकाधिक वहाँ के कृषक को लाभ हो, वहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो हिस्सा है वो और अधिक बढ़े, भूमि की क्षमता है वो निरंतर बनी रहे, हम भूमि की अधिकतम क्षमता का उपयोग करके क्षेत्रीय विकास में उसको अधिकतम लाभ की स्थिति तक ला सकें। इन तमाम बातों का अध्ययन भूगोल की शाखा के अंतर्गत हम करते हैं। तो स्पष्ट है कि यह विषय निरंतर मानव कल्याण के लिए चिंतनशील है और क्रियाशील रहता है। साफ तौर पर हमें दिखाई देता है कि मानव कल्याण के विषय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, इसकी प्रकृति मानव कल्याणकारी है, इसकी जो प्रकृति है वो विकासशील है। आज के वीडियो में, आज की इस चर्चा में हम केवल इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे इसके विषय में हम कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर